को प्रोसेस करना ऑन द पाइथन सीखा है। अब बेसिकली हमें क्या करना है कि एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं कि भाई एक्चुअली आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो हमें मशीन लर्निंग के कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस देखने हैं, ठीक है? तो मशीन लर्निंग के कुछ एप्लीकेशंस मतलब बेसिकली जो मेन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिससे हम बिगिनिंग करेंगे वो क्लासिफिकेशन और उसके बाद में हम करेंगे प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शंस आपको पता होगा, प्रिडिक्शंस क्या होते हैं कि भाई हमारे पास कोई पुराना डाटा है, उसके हिसाब से हमें बताना है कि अभी वो क्या कंडीशन में होगा, ठीक है? जैसे कि सपोज़ करो अपन एक बचपन जब 12th या 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, तो उधर क्वेश्चन आता था ना कि किसी शहर शहर की पॉपुलेशन 1990 में इतना था, 91 में इतना था, 92 में इतना था, तो बताओ 94 में कितना होगा? तो उस टाइप के जो गेसिंग है, ठीक है? या वेदर का आजकल वो जो गूगल पे आ जाता है वेदर का, कि यहाँ पे पानी गिर सकता है, नहीं गिर सकता है, ये सब किस पे आते हैं? मशीन लर्निंग से सीख होते हैं, ठीक है? प्लस वो करंट एनवायरनमेंट जो होता है, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, ये सारे सेंसर से डाटा कलेक्ट करता है। प्लस पुराना डाटा कि भाई 16 मार्च 2020 में कैसा मौसम था, 16 मार्च 2019 में कैसा मौसम था, 16 मार्च 1890 में कैसा मौसम था। तो वो पूरे जो पुराने जो जितने भी डाटा है उसके पास होते हैं, उसके हिसाब से आज गेस करेगा कि 16 मार्च 2021 में जो वेदर होगा उसमें कुछ टेम्परेचर 36 टू 38 डिग्री होगा, 5 टू 10 डिग्री नहीं होगा क्योंकि ये ठंड का मौसम नहीं। तो ये इस टाइप से प्रिडिक्शंस बेस्ड जो होते हैं, दैट इज अनदर एप्लीकेशंस इन मशीन लर्निंग। और एक होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो बहुत सिंपल है, मतलब बोलने के लिए सिंपल है कि समझाना भी सिंपल है, करना थोड़ा सा कठिन है। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि मशीन क्लासिफाई कर ले, मशीन को अगर हम कोई इनपुट देंगे तो वो क्लासिफाई कर ले कि वो चीज क्या चीज है, ठीक है? जैसे हम ह्यूमंस जो है किसी चीज को क्लासिफाई कर लेते हैं, उसे मशीन भी अगर क्लासिफाई करना सीखता है तो दैट इज क्लासिफिकेशन। जैसे कि उसके सामने अगर हम एलिफेंट लाएंगे तो मशीन बता देगी दिस इज अ एलिफेंट, दिस इज अ जेब्रा, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ह्यूमन। तो मशीन को ये क्लासिफिकेशन करते आना चाहिए, ठीक है? तो ये इमेज क्लासिफिकेशन एंड आपका प्रिडिक्शंस, ठीक है? तो ये अलग-अलग 2 चीज़ें हैं जो मशीन लर्निंग में होती है बेसिकली। ह्यूमन्स भी यही चीज़ें करते हैं और इसके बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो अभी अपन क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शंस एनालिसिस करना सीखेंगे, ठीक है? फिर हम उसके बाद में जो मशीन लर्निंग में उसके बिहाफ पे फिर डिसीजन हो सकते हैं कि भाई अगर क्लासिफाई करा हमने कि ये ह्यूमन है, तो ह्यूमन को क्या बोलना है? अगर सामने कोई ज़ेब्रा है तो उसके लिए क्या फूड देना है, या जिस टाइप से भी जो होता है, उस टाइप के डिसीजंस होते हैं, ठीक है? कि एलिफेंट के लिए या जैसे ज़ू वगैरह होते हैं वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ कर ले, या ज़ू नहीं सॉरी फॉरेस्ट वगैरह में रिकॉग्नाइज़ कर ले कि अपन कैमरा छोड़ दिए हैं, है ना, एक ड्रोन के ऊपर और कैमरा कैप्चर कर रहा है, तो काउंटिंग हो जाएगी कि भाई दिस इज अ एलिमेंट, दिस इज अ एलिफेंट, दिस इज अ ज़ेब्रा, दिस इज अ डियर। उस टाइप से वो क्लासिफाई करके ले आएगा। अभी क्या होता है कि बंदा घूमता है जंगल में, गिन के आता है कि कितने लायन है, कितने टाइगर है, कितने एलिफेंट है, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा टीडियस हो जाता है, ठीक है ना? और बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता है। अगर हम कैमरास लगा देंगे जंगल में कई जगह पे और ड्रोन पे लगा के कैमरास को लगा के 2-3 दिन एनालिसिस करेंगे तो पूरे वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो पता चल जाएँगे। तो दैट इज़ अनदर थिंग व्हिच कैन बी यूज्ड एज़ अ इमेज क्लासिफिकेशन, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। इवन वोल्केनो जो होता है, वो अब्रप्ट होने वाला है, एक्सप्लोड होने वाला है, नहीं होने वाला, वो पता चल सकता है, उसके इमेजेस को कैप्चर करके, ठीक है? उसके जो नियर अबाउट आईआर या अल्ट्रासोनिक इमेजेस जो है उसको कैप्चर करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि वो कब एक्सप्लोड होने वाला है। प्रिडिक्शंस इस लेवल पे भी होते हैं, ठीक है? तो चलो प्रिडिक्शंस और क्लासिफिकेशंस तो हो गए। अब ये मशीन लर्निंग के जो मेन कैटेगरीज़ है, ठीक है? मशीन लर्निंग जो है उसका पार्ट है डीप लर्निंग, ठीक है? तो डीप लर्निंग इज़ नॉट अदर देन मशीन लर्निंग, मतलब वो भी मशीन लर्निंग है, बट डीप लर्निंग में खासियत क्या होती है कि डीप लर्निंग में फीचर्स जो है वो मशीन ही निकालता है और इसके हिसाब से डिसीजन मेक करता है, ठीक? तो मशीन लर्निंग 2 टाइप के हो सकते हैं, सुपरवाइज़्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग। सुपरवाइज़्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग। सुपरवाइज़्ड लर्निंग वो होता है जिसमें फीचर्स जो है, ठीक है? जो भी मेथड अपन लगाएँगे उसमें फीचर्स जो है ना? जैसे कि एलिफेंट है तो उसके जो फीचर्स हैं कि उसका कलर कैसा होता है ना? उसका हाइट कितनी होती है, उसके कान कितने बड़े होते हैं, उसके कितने पैर होते हैं, ठीक है? तो ये उसके फीचर्स हैं, ठीक है? या अगर आप बात कर लो कि ह्यूमन फेस, तो ह्यूमन फेस के क्या फीचर्स हैं, है ना? आई की और नोज़ की जो पोज़ीशन है वो क्या होती है ना? वो अलग-अलग चीज़ें हैं वो क्लासिफिकेशंस की। तो सुपरवाइज़्ड लर्निंग में वो होता है कि फीचर्स जो हैं
वो ह्यूमन के या जो भी है वो हमें बताने पड़ते हैं मशीन, ठीक है, कि किन फीचर्स के हिसाब से वो डिसीजन मेक करे या क्लासिफाई करे, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, जहाँ पे कि फीचर्स ह्यूमन बताता है मशीन को, ठीक है। अब क्लास सुपरवाइज लर्निंग के भी दो अलग अलग कैटेगरी है, एक होता है क्लासिफिकेशन और एक होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन इज नथिंग बट द योर प्रिडिक्शंस, ठीक है। रिग्रेशन क्या होता है, प्रिडिक्शन मेथड्स होती है जिसमें आप गेस करते हैं कि वेदर कैसा रहेगा, ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी, टेम्परेचर कैसा रहेगा, ठीक है। या पॉपुलेशन, जैसे अपने यहाँ पे सेंसस तो हुआ तो 2011 में, अभी इस साल तो हो नहीं पाया, तो आफ्टर 10 ईयर इंडिया की पॉपुलेशन अभी कितनी होगी, एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं बताएंगे बट एक अप्रोक्सीमेट बता देंगे। इवन हर चीज का रिग्रेशन रिग्रेशन एनालिसिस, जो स्टॉक शेयर मार्केट होता है वहां पे भी बहुत ज्यादा लगता है। कोरोना के प्रिडिक्शंस भी होते हैं कि भाई मार्च में इतने केस थे, अप्रैल में इतने थे, जून में इतने थे, तो मई में कितने होंगे, ये सारे प्रिडिक्शंस जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस से ही आते हैं, ठीक है। अभी जैसे तो कोरोना जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो हम अभी पेपर में आ जाता ना कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो क्या बोलते हैं, अगला महीना जो अप्रैल है उसमें ये केसेस जो है वो डेली के 50,000 आने लगेंगे। तो इस टाइप से ये सारी चीजें कहाँ से आ रहे हैं, फिगर्स कहाँ से आ रहे हैं, ये रिग्रेशन से आ रहे हैं। रिग्रेशन इज नथिंग बट द प्रिडिक्शन मेथड्स, ओके। अब इसकी बहुत सारी मेथड्स हैं, है ना, जैसे कि जीएलएम एक मेथड है, एसवीआर, जीपीआर, दिस आर द मेथड्स। वो मेथड्स के नाम लिखे हुए हैं, डिसीजन ट्रीज एंड ऑल, ठीक है। तो रिग्रेशन के नीचे जो लिखे हुए हैं वो सारे के सारे उसके नाम लिखे हुए हैं, रिग्रेशन मेथड्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो रिग्रेशन की मेथड है जीएलएम, एसवीआर, जीपीआर और डिसीजन ट्रीज और इंसेम्बल्स मेथड्स। और न्यूरल नेटवर्क इज कॉमन, सभी में यूज हो सकता है ना, सुपरवाइज्ड हो या अनसुपरवाइज्ड हो, और उसमें भी बेसिकली जो अनसुपरवाइज में मेनली न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं। और उसमें भी हमें ये देखना है कि न्यूरल नेटवर्क प्रिडिक्शन भी कर सकता है, क्लासिफिकेशन भी कर सकता है, वो सब कर सकता है। अगला होता है क्लासिफिकेशन। उसमें अलग अलग मेथड्स होती है, जैसे कि एक एसवीएम मेथड होती है, एक एलबीपी लोकल बाइनरी पैटर्न्स होता है, एक नेव बेस मेथड होती है, एक नियरेस्ट नेबर मेथड होती है। तो दिस आर द डिफरेंट, और भी बहुत सारी होती है, ये कुछ यहाँ पे लिखी हुई है कि इतनी मेथड्स होती है क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। उसके अंदर क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग एक मेथड होती है जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वो होती है जहाँ पे कि मशीन खुद से फीचर्स निकालेगा, ठीक है। मशीन क्या है, खुद से फीचर्स निकाले। क्लस्टरिंग नाम से समझ में आ रहा है कि क्लस्टर्स मतलब ग्रुप या बंच ऑफ सेम कैटेगरी की चीजों को एक साथ रखने का एक कॉन्सेप्ट मशीन के अंदर आ जाता है। के मींस है ना, सी मींस, फजी लॉजिक, ये सब के सब क्लस्टरिंग मेथड्स होती है, ठीक है। हिडन मार्कोव मॉडल, गॉसियन मिक्सचर, ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लस्टरिंग मेथड्स है। के मींस इज वेरी पॉपुलर। तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि जब कोई हमारे पास में अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो हम मशीन को उसमें इनपुट कराते रहते हैं अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को। तो वो अलग अलग क्लास के क्या बना लेता है, क्लस्टर बना लेते हैं, ठीक है, ग्रुप बना लेता है। और उनको एक कर्व फिटिंग मेथड्स होती है जिससे वो फिट कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर क्लास किसमें है और वो पर्टिकुलर क्लास के, तो उसको क्लासेस को अलग अलग तरीके से क्या कर लेता है, क्लस्टर्स में बना लेते हैं, ठीक है। क्लस्टर मतलब बंच ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो वो बंचेस बना लेता है, ग्रुप बना लेता है। के मीन क्लस्टरिंग में इस टाइप से कर देता है। वो किस टाइप से करता है वो अपन समझ सकते हैं बाद में, बट क्लस्टरिंग क्या होता है, बेसिकली ग्रुपिंग करने का होता है, ठीक है। अलग अलग क्लास की ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग क्लस्टर्स में उसको फिट करते जाते हैं, ठीक है। और न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क में पहले ही बता चुका हूँ, न्यूरल नेटवर्क इज अ रिप्लिका ऑफ ह्यूमन ब्रेन टाइप ऑफ थिंग, जिसमें अपन न्यूरॉन्स बेस्ड कुछ इक्वेशंस लिखते हैं, है ना। जो न्यूरॉन्स है उसके अगेंस्ट में क्या लिखते हैं अपन, न्यूरल इक्वेशंस लिखते हैं और एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बना देते हैं। उस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के अंदर वो जो फीचर्स है, किसी भी इमेज के फीचर्स वो सेल्फ एक्सट्रैक्ट करता है और उन फीचर्स के हिसाब से नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लासिफाई करता है, ठीक है। तो ये हो गया मशीन लर्निंग का बेसिक कुछ है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आज का जो मेरा एप्लीकेशन है उसमें मैं क्या बताने वाला हूँ, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं कि हम 5 या 6 अलग अलग क्लासेस लेंगे, ठीक है। 6 डिफरेंट अलग अलग क्लासेस लेंगे, उन क्लासेस के अपन फीचर्स निकालेंगे। उन फीचर्स में से आज मैं जो बताऊंगा वो कौन कौन से, ये जो है ना क्लासिफिकेशन कैटेगरी, आपका ये क्लासिफिकेशन जो कैटेगरी है इसमें लोकल बाइनरी पैटर्न जो है, ठीक है, अपन इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है।
तो हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं इमेजेस का, ठीक है, और लोकल बाइनरी पैटर्न का यूज करने वाले हैं एज अ फीचर। और दूसरा फीचर क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और तीसरा फीचर हम क्या यूज करेंगे, मीन। मीन तो सभी को पता होगा कि मीन वैल्यू एक होती है, ठीक है। तो अलग अलग इमेजेस अगर अपन ने कहीं से लिए तो हर एक इमेज की मीन वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। पर ये होता है कि सपोज करो हमारे पास में 5 जेब्रास की इमेजेस है और 5 एलिफेंट की इमेजेस है, तो एलिफेंट की 5 इमेजेस का जो मीन वैल्यू आएगा और जेब्रास की 5 इमेजेस का जो मीन वैल्यू आएगा उसमें डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। तो वो जो डिफरेंसेस है वही हमें देखना है, उन डिफरेंसेस को हम क्या करते हैं कि कैटेगराइज कर पाएंगे कि भाई इसमें एलिफेंट की इमेजेस के जो मीन्स हैं वो इस पर्टिकुलर रेंज में आते हैं, जेब्रा की इमेजेस के जो मीन्स है वो इस पर्टिकुलर रेंज में आते हैं, दैट इज मीन। तो मीन बेस्ड अगर अपन क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये मान 40% ही टाइम पे क्या कर पाता है, करेक्टली क्लासिफाई करता है, 60% टाइम करेक्टली क्लासिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिनके मीन्स सिमिलर हो सकते हैं। मतलब सपोज करो कि हमने एक जगह जेब्रा रखा और दूसरी जगह लॉयन रखा, तो लॉयन की इमेज और जेब्रा की इमेजेस के कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों के मीन एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो मीन, केवल मीन के बिहाफ पे अगर अपन क्लासिफाई करने जाएंगे तो वो थोड़ा सा जो उसका जो क्या बोलते हैं एक्यूरेसी होगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो दूसरा जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक पैरामीटर है जिसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, इमेजेस को क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ये यहाँ पे देख लो। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्टैटिक दैट मेजर द dispersion of data set relative to its mean and calculated as the square root of variance, ठीक है। तो जो वेरिएंस होता है, ठीक, इसका ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। तो बेसिकली मैं समझा देता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो बेसिकली वेरिएंस से निकलता है, और वेरिएंस होता है डिस्टेंस फ्रॉम मीन, मीडियन, ठीक है। तो आपका कोई इमेज होगा, ठीक है, उस इमेज के मिड में, ठीक है, मिड पार्ट से उसके सराउंडिंग पिक्सेल्स का जो डिफरेंस होता है दैट इज वेरिएंस, ठीक है। उस वेरिएंस और मीन क्या होता है, मीन तो सारे पिक्सेल्स को जोड़ो और उसको जितने हैं, सपोज करो 9 पिक्सल है तो डिवाइड बाय 9 कर दो, तो वो उसका मीन होता है। तो मीन और वेरिएंस दोनों पैरामीटर को जब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, यहाँ पे एक्स बार जो है दैट इज मीन, दैट इज मीन, ठीक है। एक्स बार क्या है, वो मीन है, ठीक। और एक्स इज योर नंबर, ठीक है। तो जैसे कि 76, 84, 69, 92, 58 ये किसी इमेज का सपोज करो एक पार्ट है, तो इन सब का जब अपन ऐड करेंगे डिवाइड बाय n करेंगे तो एक्स बार आएगा। और फिर x को उस सपोज करो इन सब का जो भी आएगा x को हर एक में, हर मीन में से माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, n-1 से डिवाइड करके जब अंडर रूट निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो हर एक इमेज का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, डिफरेंस फ्रॉम मीडियन और मीन दोनों के बिहाफ पे जब एक स्टैटिकल मेजर करके ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डेविएशन निकलता है। जो डेविएशन होता है वो हर एक इमेज का क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, मैं बता देता हूँ इसको कि डेविएशन निकालेंगे कैसे किसी इमेज में। तो लेट्स से कि हमारे पास में बहुत बड़ा है इमेज जो होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। इमेज में बहुत सारे पिक्सल्स हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इमेज एक सपोज करो इमेज बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें मल्टीपल रोज होते हैं, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। अगर सपोज करो कि हमारे पास में कोई इमेज है जिसमें 90 रो है और 90 कॉलम्स है, तो हम कैसे करेंगे, हम इमेज का एक, ये जो एक बड़ी सी इमेज है, ठीक है, एक अपन इमेज भी ऐड कर लेते हैं। मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ, एक इमेज ऐड करता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये एक इमेज मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। और ये एक इमेज है इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। अब ये जो इमेज है इसके मैंने क्या किया, पार्ट कर लिए, इसके क्या कर लिए मैंने, बहुत सारे पार्ट कर लिए, ठीक है। बहुत सारे पार्ट मतलब इसको कैसे दिखाऊं मैं, इसके ऊपर हाँ ये है, ठीक है। तो इसके इस तरीके से अपन वर्टिकली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट करते जाएंगे, ठीक है।
सेगमेंट्स इसके अलग अलग निकालते चलेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ अपन वर्ड हॉरिजॉन्टल्स भी सेगमेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बड़ी सी इमेज है, ठीक है, तो उस पूरी बड़ी सी इमेज के लिए अपन डेविएशन या मीन नहीं निकालते, हम क्या करते हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट अलग कर लिया। सपोज करो ये इस टाइप से सेगमेंट्स कर लिया अपन ने, इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। इमेज के एक एक सेगमेंट निकाल लिए, ठीक है, ऐसे बहुत बड़ी इमेज के भी छोटे छोटे से सेगमेंट अलग हो जाएंगे। अब उसमें से जो एक सेगमेंट आया है ना, ये जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट आया मान लो, उस पर्टिकुलर सेगमेंट की कुछ पिक्सल्स वैल्यू होगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट की कुछ पिक्सल वैल्यूज होंगी। ठीक है, इस टाइप से देखते हैं। सपोज करो ये है 6, ये है 8, ये है 3, ये है 6 अगेन, ये 5, ये 5 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 8 है। ठीक है, तो ये जो है वो इस पूरी इमेज का एक छोटा सा पार्ट है, विच इज अ सेगमेंट ऑफ योर इमेज। इस पर्टिकुलर सेगमेंट के हम क्या निकालते हैं, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के हम निकालता है मीन, इसी पर्टिकुलर सेगमेंट के हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसी पर्टिकुलर सेगमेंट के हम निकालते हैं लोकल बाइनरी पैटर्न्स। ठीक है, हम पूरी इमेज का नहीं करते हैं। ठीक है, इमेज का एक सेगमेंट का करके देख लिया, फिर उसके दूसरे सेगमेंट का निकाला, फिर तीसरे सेगमेंट का निकाला, फिर चौथे, तो इसे इमेज के पूरे सेगमेंट्स का अपन क्या करते जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और लोकल बाइनरी पैटर्न हम निकालते जाते हैं। ठीक है, तो ये इमेज मैंने कल ही बता दिया कि इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल। इमेज क्या होता है, पिक्सल्स का कलेक्शन होता है। जो कलरफुल इमेज में 3 अलग अलग फ्रेम्स होते हैं, तो हम उन पिक्सल्स में से एक पर्टिकुलर में इमेज को क्रॉप करना आपको सिखा ही दिया था। तो इमेज के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को अपन निकालो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका वेरिएंस, है ना, और सॉरी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका मीन और उसके लोकल बाइनरी पैटर्न अपन रिकॉर्ड करते जाएंगे, और इस तरीके से हमारे कंप्यूटर में हम लर्निंग करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। आप देखो कि बेसिकली 683 क्या था इंडेक्स? पिक्सल्स, पिक्सल्स है। ये जो एग्जांपल लिया हूँ, ये मैंने कुछ भी वैल्यूज ले लिया, दिस आर द पिक्सल वैल्यूज। आई डोंट नो क्या होगी, ठीक है, किसी इमेज के एक पिक्सल्स होंगे। चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मैटलैब ओपन करते हैं, मैटलैब पे भी दिखा दूंगा। तो ये डेविएशंस और ये सब पिक्सल्स वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, ये मैं बताऊंगा, ये आज ही बताऊंगा मैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि ये एक बड़ा सा इमेज है। ठीक है, इतने पूरे से पूरे बड़ी सी इमेज के स्टैंडर्ड डेविएशन, पूरी बड़ी सी इमेज के वेरिएंस, पूरी बड़ी सी इमेज का लोकल बाइनरी पैटर्न नहीं निकालते हैं। क्या करते हैं, इस बड़ी सी इमेज के चंक्स बना लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। ये मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों को, ये क्या है, बड़ी सी इमेज के अपन ने चंक्स किए, ठीक है, पार्ट कर लिए, 3x3 के बहुत सारे सेगमेंट्स बना लिए, 3x3 के। अब ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, सपोज करिए मैं इधर से माउस कर रहा हूँ, कर्सर को देखेंगे आप लोग, ठीक है, कि जितने जितने एरिया पे मैं मार्क कर रहा हूँ, है ना, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, ये चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे कई सारे सेगमेंट्स निकलेंगे, बहुत सारे सेगमेंट निकलते हैं किसी इमेज में। उस पर्टिकुलर एक किसी सेगमेंट के ये पिक्सल वैल्यूज है। ये पिक्सल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने तो कुछ भी ले लिया है ना, एज ए एग्जांपल समझाने के लिए। एक सेगमेंट के ये पिक्सल वैल्यूज है, ठीक है। इन पिक्सल वैल्यूज का हम क्या निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, मीन निकालते हैं, फिर उसकी हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। उसी तरीके से इस पर्टिकुलर वैल्यू जो सेगमेंट आया, इसका लोकल बाइनरी पैटर्न निकालते हैं। ये जो लोकल बाइनरी पैटर्न आया इस पर्टिकुलर सेगमेंट का, इस पर्टिकुलर इमेज में, वो दूसरी किसी पर्टिकुलर इमेज के लोकल बाइनरी पैटर्न से अलग होगा। हाँ, नहीं, तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि वो दूसरी किसी इमेज से वो डिफरेंट होगा। ओके, तो हर एक इमेज की अपनी खुद के लोकल बाइनरी पैटर्न अलग होते हैं। ठीक है, हर एक इमेज के अपने खुद के स्टैंडर्ड डेविएशन अलग होते हैं, हर एक इमेज के अपने जो वेरिएंस होते हैं वो अलग होंगे। ठीक है, इवन हर एक इमेज के हर एक सेगमेंट के भी ये सारी चीजें अलग होंगी।
ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी को बोलते हैं हम इमेज के फीचर्स। क्या बोलते हैं? इमेज के फीचर्स। ठीक है, तो हर एक इमेज के अपने फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो चलो ये अपन देखो, अभी आज पूरा क्लास खत्म होने तक आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। एक ही बार में क्लियर हो ये जरूरी नहीं है ना। तो इसको वन बाय वन अपन देखते जाते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी हमें इसका पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ फीचर्स ऑफ इमेज। जो कैसे निकलता है, हम पूरी इमेज, बड़ी सी इमेज के छोटे छोटे से पार्ट कर लेते हैं और उन छोटे छोटे से पार्ट को सेगमेंट्स बोलते हैं। एक एक सेगमेंट का एक एक स्टैंडर्ड डेविएशन अपन निकालते जाते हैं। ठीक, अब देखो लोकल बाइनरी पैटर्न बता रहा हूँ। लोकल बाइनरी पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं? एक सेकंड, ये कुछ हो गया इसमें। तो लोकल बाइनरी पैटर्न देखो, ये सपोज करो कि एक बहुत बड़ी इमेज थी। उस बड़ी सी इमेज का हमने एक छोटा सा टुकड़ा अलग किया। ये 591446723 इज अ पार्ट ऑफ बिग इमेज। बड़ी सी इमेज का एक पार्ट निकाला। ऐसे बहुत सारे पार्ट, ठीक है, एक से बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं इस इमेज के। तो इस इमेज के पैटर्न्स में कैसे बनाऊं लोकल बाइनरी पैटर्न? ये देखा गया है कि हर एक इमेज है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज आप कैप्चर करोगे तो उसके लोकल बाइनरी पैटर्न अलग बने। ठीक है, और दो सेम कैटेगरी की इमेजेस है। सपोज करो कि एक जेब्रा की इमेज है और दूसरी एलिफेंट की इमेज है, तो इनके लोकल बाइनरी पैटर्न में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर आएगा। ठीक है, बट एक जेब्रा की इमेज है और दूसरी भी जेब्रा की इमेज है, बट वो दोनों अलग अलग जेब्रास की इमेज है। ठीक है, और अलग अलग जगह से कैप्चर की गई है, तो उनके जो लोकल बाइनरी पैटर्न्स में डिफरेंस होंगे वो कम आएंगे। ठीक है, या एक ह्यूमन है और दूसरा भी ह्यूमन है, दो ह्यूमन के लोकल बाइनरी पैटर्न्स में जो सिमिलरिटी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक ह्यूमन है और एक सपोज करो कि लॉयन है, तो उनके जो लोकल बाइनरी पैटर्न्स बनेंगे वो अलग अलग आएंगे। तो ये यहाँ पे क्या है कि एक हम कैसे, मतलब कंप्यूटर कैसे पता करेगा कि भाई क्या हो रहा है? ठीक है, क्लासिफाई कैसे करेगा? तो लोकल बाइनरी पैटर्न निकाल लेगा। तो उसे पता है कि ह्यूमंस के लोकल बाइनरी पैटर्न में सिमिलरिटीज ज्यादा होती है, डिसिमिलरिटीज कम होती है। और लॉयन की जो इमेजेस हैं उसमें सिमिलरिटीज उनके आपस में ज्यादा होंगी, बट लॉयन और ह्यूमन के बीच में लोकल बाइनरी पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ये लोकल बाइनरी पैटर्न एक फीचर बन गया। ठीक है, उसी तरीके से जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी फीचर है कि सेम क्लास की जो इमेजेस हैं उनके जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, वो आपस में क्लोज होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। एग्जैक्ट सेम तो नहीं होंगे बट सिमिलर होंगे। और सेम क्लास, डिफरेंट क्लास के जो लोकल बाइनरी पैटर्न है स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें डिफरेंसेस आएंगे। तो बस वो डिफरेंसेस जो हैं उसी को अगर हमने क्लासिफाई कर लिया तो हम क्लासिफिकेशन कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो हमें बस वो डिफरेंसेस देखना है और सिमिलरिटीज देखनी है। ठीक है, बस उतना देखेंगे और पता चल जाएगा कि कौन सी चीज क्या है। चलो, तो यहाँ पे देखो कि ये बड़ी सी इमेज का एक छोटा सा पार्ट है 591446723। ठीक है, इट इज अ लोकल बाइनरी पैटर्न। तो इसमें करते क्या है, पैटर्न कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल है। ये जो नंबर है ना, इसका जो सबसे बीच में नंबर है 4 लिखा हुआ है, ये जो 4 है, ठीक है, इस 4 से बाकी सारे सराउंडिंग को माइनस कर दो। ठीक है, मतलब 4 में से 5 को माइनस करो, 4 में से 9 को माइनस करो, 4 में से 1 को, 4 में से 6 को, 3 को, 2 को, 7 को और अगेन 4 को। तो सबको माइनस करेंगे और माइनस करने पे अगर पॉजिटिव या जीरो आए, याद रखेंगे, अगर माइनस करने पे पॉजिटिव आए, माइनस करने पे क्या है, पॉजिटिव आए, ठीक है, तो उसको हम कर देंगे जीरो। ठीक है, बट माइनस करने पे नेगेटिव आए या जीरो आए तो उसको कर देंगे 1। तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो 4 है, ठीक है, इसमें से जब इस 5 को माइनस किया मैंने तो नेगेटिव आया था, तो इस 5 की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, 1। इस 4 में से जब 9 को माइनस किया तो भी नेगेटिव आया था, तो वहां पे लिख दिया 1। बट 4 में से जब इस 1 को माइनस किया तो आंसर आया जीरो। आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया। 4 में से 1 को माइनस किया तो आंसर पॉजिटिव आया तो जीरो लिख दिया। तो जब जब नेगेटिव आए 1 लिखो और जब पॉजिटिव आए जीरो लिखो। नेगेटिव आए या जीरो आए, ठीक है, तो 1 लिखा। जैसे 4 में से 4 गया जीरो, जीरो का भी 1 लिख दिया। तो ये जो नंबर है इसको एक 1 1 0 1 0 0 1 1, इसको एक सीक्वेंस में इस कॉर्नर से, है ना, अपर लेफ्ट
कॉर्नर से अगर अपन इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो ये इसका बाइनरी पैटर्न आ गया 1 1 0 1 0 0 1 1. दिस इज द बाइनरी पैटर्न ऑफ सम पर्टिकुलर इमेज सेगमेंट, कि इस एक इमेज के एक किसी सेगमेंट का ये बाइनरी पैटर्न है. उसी इमेज के सारे सेगमेंट्स के बाइनरी पैटर्न हम निकालेंगे, फिर किसी दूसरी इमेज के भी सारे इमेज के बाइनरी पैटर्न निकालेंगे. अगर दूसरी इमेज पहली इमेज की सेम क्लास की होगी तो उनके बाइनरी पैटर्न्स में जो डिफरेंस होंगे वो कम आते हैं. बट अगर दूसरी इमेज पहली इमेज के अलग किसी क्लास की होगी तो उनके बाइनरी पैटर्न्स में डिफरेंसेस ज्यादा आते हैं. ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है लोकल बाइनरी पैटर्न का. ठीक है, अब हम सीधे सीधे अपने प्रोग्राम पे आ जाते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं. लोकल बाइनरी पैटर्न कैसे निकालोगे, आप क्लासिफाई कैसे करोगे, अपन इसको देखते हैं, है ना. एक सेकंड, ये थोड़ा हैंग हो जाता है कंप्यूटर. ओके, तो सबसे पहले ये जो चीजें हैं मैं आपको सिखाऊंगा मैटलैब पे. मैटलैब पे इसलिए सिखा रहा हूँ कि पहले अपन मैटलैब पे देख लेते हैं. मैटलैब पे चीजें सिंपल हैं, इजी हैं और आप लोग बहुत जल्दी सीखोगे मशीन लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस को यूज करना. तो आज का जो अपना टारगेट है, पहले ये समझो कि हम करने क्या वाले हैं. हमारा जो टारगेट है वो ये है कि क्लासिफाई करना है इमेजेस को. ठीक है, इमेजेस को क्लासिफाई करना. तो देखो मैं बता रहा हूँ कि क्या करने वाला हूँ. मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया डाटा नाम का. आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे डाटा नाम का फोल्डर है. इस डाटा नाम के फोल्डर में मैंने ये 5 अलग अलग जो भी कौन सी बॉल है, बॉल्स ले ली. ठीक है, ये रग्बी बॉल है ना. तो ये रग्बी बॉल ले ली मैंने 5 अलग अलग. ठीक है, B1 B2 B3 B4 B5 इंटरनेट से डाउनलोड कर ली. फिर 5 एलिफेंट की इमेजेस ले ली, E1 E2 E3 E4 E5. 5 मैंने फुटबॉल की इमेजेस ले ली, F1 F2 F3 F4 F5. 5 मैंने ह्यूमन फेसेस ले लिए. 5 मैंने लॉयन की इमेजेस ले ली. लॉयन नहीं, टाइगर है. ठीक है, तो मैंने 5 टाइगर की इमेजेस ले ली. तो इस तरीके से मेरे पास में कितनी क्लास है यहाँ पे, 5 क्लासेस है. पहले क्लास नंबर 1 रग्बी बॉल, क्लास नंबर 2 एलिफेंट, क्लास नंबर 3 फुटबॉल, क्लास नंबर 4 ह्यूमन फेस, क्लास नंबर 5 टाइगर. ठीक है, तो मेरे पास में 5 क्लासेस है यहाँ पे. ठीक है, दिस आर द डिफरेंट क्लास. ठीक है, ये अलग अलग क्लास की मैंने इमेजेस ले ली. अब मैं क्या करूंगा, मेरे मैटलैब प्रोग्राम के थ्रू मेरे कंप्यूटर को मैं लर्न करवाऊंगा. ये बात तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई रग्बी बॉल जो है ये क्लास 1 है. ठीक है, फिर एलिफेंट जो है वो क्लास 2 है, फिर फुटबॉल जो है वो क्लास 3 है. तो ये बात मैं किसको सिखाऊंगा, मेरे कंप्यूटर को सिखाऊंगा. ठीक है, कि रग्बी बॉल क्लास 1 है, एलिफेंट क्लास 2 है, फुटबॉल क्लास 3 है, ह्यूमन फेस क्लास 4 है, टाइगर क्लास 5 है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रेनिंग करवाना. ठीक है, तो हम पहले कंप्यूटर को ट्रेनिंग करवाएंगे कि कौन सा किस चीज का क्लास है. इसके बाद में देखो, ये आप इमेजेस को क्लियरली देख लो. ठीक है, कि ये इमेजेस है 5 हमारे रग्बी बॉल के, फिर 5 एलिफेंट के इमेजेस है. ठीक है, 5 फुटबॉल के, 5 ह्यूमन फेस के. इसके बाद में मैं क्या करूंगा, कुछ अलग ही एलिफेंट के इमेजेस जो उसमें नहीं थे. ये वाला एलिफेंट का इमेज एक लिया मैंने जो इस डाटाबेस से थोड़ा अलग है ना. ये डाटाबेस के जो 1 2 3 4 5 इसके अलावा कोई नए एलिफेंट का इमेज लिया. ठीक है, फिर ये वाला भी देख लो, ये उस डाटाबेस की इमेजेस से अलग एलिफेंट का इमेज है. फिर ये टाइगर है. देखो ये टाइगर का इमेज जो है, ये जो हमारे टेस्टिंग वाले टाइगर की इमेजेस है उनसे अलग है. ठीक है, या कोई ह्यूमन फेस है, ये तो देखो ये तो अलग ही दिख रहा है कि बराक ओबामा है. ठीक है, जबकि हमारे डाटाबेस में ये वाला ह्यूमन फेस था ही नहीं, है ना. तो ऐसे हमने अलग अलग 5 यहाँ पे कंप्यूटर को ये वाले सिखा रहे हैं. हम कंप्यूटर को कौन से वाले सिखाएंगे, एक सेकंड, कंप्यूटर को ये सिखाएंगे, ये जो 5 है ना, ये ह्यूमन फेस सिखाएंगे और कंप्यूटर को बोलेंगे कि ये क्लास 4 है. ठीक है, कंप्यूटर को बोलेंगे ये क्लास 4 है. उसके बाद में कंप्यूटर को हम देंगे ये वाला फेस और बोलेंगे बता कि ये कौन सा क्लास है, ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है. तो अगर कंप्यूटर ने इसको क्लास 4 बोला, मतलब कंप्यूटर सीख गया ह्यूमन फेस को पहचाना. ठीक है, जैसे एलिफेंट को मैं क्लास 2 में स्टोर करूंगा और फिर उसको कोई नया ही एलिफेंट का इमेज दूंगा और बोलूंगा कौन सा क्लास का है बता,
तो वो बताना चाहिए उसको कि वो क्लास 2 का है। अगर वो सही बता रहा है मतलब हमारा कंप्यूटर एलिफेंट क्लास को रिकॉग्नाइज करना सीख गया। ठीक है, ये सारी जितने भी ये टेस्टिंग इमेजेस है जो उस पर्टिकुलर क्लास में हम सिखा नहीं रहे। ठीक है, हम उनको सिखा नहीं रहे, कोई नया ही इमेज लेंगे और उससे बोलेंगे कि भाई इसको रिकॉग्नाइज करके बता। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गई बात कि वो किस टाइप से उसको क्लासिफाई कराना है। ठीक है, तो अभी हमारा काम क्या है, पहले कंप्यूटर को सिखाओ, ट्रेन करवाओ, उसके बाद में ट्रेन करवाने के बाद में क्या करो, रिकॉग्नाइज करके देखो। ठीक है, तो ये अपना क्लासिफिकेशन होगा मशीन लर्निंग बेस्ड। वो भी कौन सी वाली कैटेगरी का, सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड क्यों, क्योंकि हम इसको बता रहे हैं कि कौन से फीचर्स को याद करना है, किन फीचर्स के बिहाफ से इसको मैचिंग करनी है, कंप्यूटर को हम बताएंगे। ठीक है, कंप्यूटर खुद से नहीं सीखेगा, ये सुपरवाइज लर्निंग है। ठीक है, कल की क्लास में मैं यही चीजें अनसुपरवाइज लर्निंग में मतलब कंप्यूटर खुद से फीचर्स भी लेना सीखेगा वो बताऊंगा। बट आज जो हम देख रहे हैं वो क्या है, कंप्यूटर को सुपरवाइज लर्निंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसको करते कैसे हैं। करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैटलैब ओपन करना है। ठीक है, मैटलैब अगर आपके पास नहीं है तो कॉलेज से इंस्टॉल करवा लेना, मेरे पास में सॉफ्टवेयर है, कोई मेरे पास आके भी ले सकता है। ठीक है, या कॉलेज में मैंने रख के रखा है वहां से भी ले सकते हैं। क्रैक वर्जन ले जाओगे तो आप हमेशा चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कॉलेज में बैठ के करना तो कॉलेज में भी इंस्टॉल्ड है 2019 जो बहुत एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो चलो ये अपन सीखते हैं। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया और उस फोल्डर में डाटा बना दिया, डाटा नाम का फोल्डर। ये न्यू कोड है, इस न्यू कोड में डाटा नाम का मैंने फोल्डर बना दिया। ठीक है, फालतू चीजें हटा देता हूं अंदर से। ये डाटा नाम का मैंने एक फोल्डर बना दिया, उस डाटा नाम के फोल्डर में 5 अलग अलग क्लासेस रखी है ना। अब मैं कंप्यूटर को सिखाता हूँ, मैटलैब ओपन करेंगे। मैटलैब ओपन करते ही ये मैटलैब का इंटरफेस है। इस मैटलैब के इंटरफेस में इधर ऊपर में एक बटन होता है ब्राउज करने का। देखो मैंने उस पर कर्सर किया है तो ब्राउज फोल्डर लिखा हुआ है। इस बटन पे बस सिंपल प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करके हमें उस पर्टिकुलर फोल्डर पे जाना है जहां पे अपना कोड रखना है। ठीक है, तो मैंने डेस्कटॉप पे एक नेस्कॉम नाम का फोल्डर बनाया है, उसमें ट्रेनिंग में डे 7 पे न्यू कोड। ठीक है, इसको सिलेक्ट, ये पर्टिकुलर फोल्डर है। देखो ये मेरा डाटा लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये जो है फोल्डर, इसमें ये डाटा नाम का मेरा फोल्डर है और यहाँ पे मेरे पूरे कोड रखे हुए हैं। इस कोड में मेरी सारी टेस्ट इमेजेस रखी हुई है। सारी टेस्ट इमेजेस दिख रही है ना, ये जो ईटी, टीबी, टेस्ट ह्यूमन, टेस्ट टाइगर, टीएलएफ, टीएफ, ये सब कुछ सब यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो जब आपके करेंट फोल्डर में सारी वैल्यूज है, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक, अब मैं मैटलैब पे इमेजेस को कैसे लाना है पहले वो सिखा दूं। छोटा सा मैटलैब का कोड है। ठीक है, सपोज करो मेरे मैटलैब पे कहीं पे भी कोई इमेज देख लेता हूँ मैं, कहीं रखी होगी। ठीक है, ये स्नैप करके फोल्डर है। इस स्नैप करके फोल्डर में ये देखो 19 नंबर का एक इमेज है, या 19 नहीं, ये 3 नंबर का एक इमेज है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये जो है ऊपर पाथ, ठीक है, उसको क्या कर लेना, कॉपी कर लेना है और यहाँ पे लिखना है किसी वेरिएबल a इज इक्वल टू आई एम रीड। ठीक है, आई एम रीड से इमेज रीड होगा और कहाँ पर है वो, एफ में, स्नैप में, क्या नाम से है, एफ ड्राइव में, स्नैप ड्राइव में 3 नाम से है ना। और वो किस टाइप की है देख रहे थे, प्रॉपर्टी में, जेपीजी में वो। ठीक है, तो मैटलैब में मैं लिखूंगा आई एम रीड एफ कॉलन स्नैप, स्नैप फोल्डर है उसमें 3.jpg और इसको सिंगल कोट में डालना है। इसमें डालना, सिंगल कोट में डालना है और इसको बंद कर देना है। तो इस तरीके से किसी भी इमेज को अपन मैटलैब के एनवायरनमेंट में ला सकते हैं। ये मैटलैब की कमांड विंडो है जहाँ पे ये दो कर्सर बने होते हैं ना, इस टाइप से दो इक्वल टू वाले सॉरी ग्रेटर देन वाले सिंबल बने हुए हैं। इसके आगे आप कमांड लिखते हैं और यहाँ पे एक एक जैसे एक कमांड लिखोगे वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मैं जैसे इसको रन करूंगा, जैसे इसको रन करूंगा पूरा की पूरा इमेज जो है उस ए नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। ये मैंने रन किया तो ये रन करते से बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे, है ना, कंटिन्यूसली नंबर दिख रहे हैं। ये नंबर्स क्या है, ये नंबर जो है ना यही पिक्सल्स है। ये जो नंबर आए ना इतने सारे उस इमेज को रीड करने पर, वही क्या है, सारे पिक्सल्स थे वो। ठीक है, वही सारे क्या थे, पिक्सल्स थे। ठीक है, मैं यहाँ पे CLC लिखूंगा तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। तो ए में हमारे
अच्छा, अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दोगे तो पिक्सल जो दिखेंगे नहीं, रन होते हुए दिखेंगे नहीं, बट ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेमी कॉलन लगाने से बस रन होते हुए दिखता नहीं है, बट ए में वो पूरी की पूरी इमेज चलेगी। अब इमेज को देखना है, आई एम शो और उसके अंदर ए को रख दो और एंटर करो तो वो इमेज दिख जाएगी आपको। ये वो इमेज है जो हमें यहाँ पे दिख गया। ठीक है, सर थोड़ा क्या होगा? स्क्रीन लैग कर रहा है। अच्छा, स्क्रीन आगे थोड़ा टाइमिंग पीछे हो रहा है। ओके ओके, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। ए इज इक्वल टू आई एम रीड और उसके अंदर अपन ने बस पूरा पाथ डालना है। इमेज जहां पे भी आपके कंप्यूटर में जहां पे भी है उस पाथ को डालना है और उसके आगे उस पर्टिकुलर इमेज का नाम लिखना है। ठीक है, तो वो इमेज जो है वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल में क्या हो जाएगी, जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में एक कमांड लिखना है, आई एम शो और जिस भी वेरिएबल में आपने इमेज को रीड किया, सपोज करो ए में रीड किया, तो वो जो इमेज है इस ए नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, सॉरी शो हो जाएगी, है ना। आई एम शो से क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। देखो इसको आई एम शो करेंगे तो ये यहाँ पे इमेज शो होने लगी। ठीक है, तो ये इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये मैंने केवल इतना बताया कि भाई आप किसी इमेज को रीड कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से रीड नहीं करना है, एक और तरीका है, उससे तरीके से भी कर सकते हो। मैंने लिखा ए इज इक्वल टू, सॉरी ऐसा लिखा मैंने, P, F इज इक्वल टू आई एम रीड और आई एम रीड के आगे मैंने आई एम रीड नहीं लिखा, मैंने लिखा UI गेट फाइल, UI गेट फाइल लिखा और यहाँ पे लगा दिया सिंगल कोट में स्टार डॉट स्टार। ठीक है, स्टार डॉट स्टार का मतलब क्या होता है, किसी भी टाइप, किसी भी नाम का, किसी भी फॉर्मेट का कोई भी फाइल में ब्राउज कर सकता है। UI गेट फाइल जो है यहाँ पे वो ब्राउजिंग का ऑप्शन देता है। क्या करते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। UI गेट फाइल से क्या कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, और इससे दो चीजें मिलती है, एक पूरा पाथ का नाम आता है और एक पूरे फाइल का नाम आता है। तो P में पाथ का नाम आएगा और F में फाइल का नाम आएगा। चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको लिखा और एंटर किया, ठीक है, और एंटर करके मैं अपने कंप्यूटर में सपोज करो किसी भी फोल्डर में जाता हूँ, मेरे को कहीं इमेजेस मिल जाए। ठीक है, ये स्नैप्स में गया और सपोज करो मैंने कोई सी इमेज ले ली, लेट्स से मैंने ये इमेज ले लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने आगे पीछे लिख दिया। ये P, F नहीं लिखना, इसको लिखना F, P। F, P लिखोगे तो क्या होगा, फिर से करते हैं। F, P लेते हैं और उस इमेज को ब्राउज करते हैं। ये ब्राउज किया मैंने और इस फोल्डर पे गया, इस स्नैप पे गया और ये सपोज करो मैंने इमेज लोड कर ली, ये वाली। तो देखो यहाँ से दो आंसर आए। ये जो UI गेट फाइल लिखा था स्टार डॉट स्टार सिंगल कोट में, उससे एक F मिला, एक P मिला। F होता है फाइल का नाम कि उस पर्टिकुलर इमेज का नाम क्या है, तो उसका नाम था frame44.bmp, ये नाम था उसका। और वो कौन सी जगह पे है, तो वो F ड्राइव में स्नैप नाम के फोल्डर में है। F ड्राइव में स्नैप नाम के फोल्डर में है। तो अगर मुझे उस पर्टिकुलर इमेज को रीड करना था, ठीक है, मुझे उस पर्टिकुलर इमेज को रीड करना था, मैं लिखूंगा आई एम रीड। मेरे को तो पता है कि मैं पूरा की पूरा पाथ डाल दूंगा तो वो इमेज रीड हो जाएगी। तो मेरे को पाथ मिल गया है P में और फाइल का नाम किस में है, F में। बट फाइल का नाम अलग है और उसका नाम अलग है, तो मैं लिखूंगा strcat। strcat का मतलब होता है स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, strcat से क्या होता है, स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये F कॉलन स्लैश स्नैप स्लैश, ये जो है वो P है। ठीक है, इसके आगे मुझे क्या लिखना है, frame44.bmp, उस पर्टिकुलर इमेज का नाम। तो मुझे कुल मिला के इस टाइप से लिखना है। इसको भी हटा देता हूँ। मैंने लिखा strcat P, F, तो देखो क्या होगा, ये पूरा पाथ बन जाएगा F स्नैप्स में ये पर्टिकुलर इमेज। ये जो strcat P.F है, इसको मैं आई एम रीड में डाल देता हूँ। आई एम रीड में
इधर डाल देता हूँ str get p कॉमा और इसको किसी x वेरिएबल में ले लेता हूँ। तो अब क्या होगा कि वो जो इमेज है जो कंप्यूटर में कहीं पे रखी हुई थी जिसको मैंने ब्राउज किया वो इस x वेरिएबल में आ जाएगी और मैं अब इसको IMShow करता हूँ x को, तो वो इमेज यहाँ पे दिखने लगेगी। ये देखो वो वाली इमेज यहाँ पे दिखने लगेगी। ठीक, तो दिस इज हाउ यू कैन गेट एनी इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ UI गेट फाइल। ठीक है, तो UI गेट फाइल सिंपल फंक्शन है, उससे आप किसी भी इमेज को ब्राउज कर सकते हो, उसका फाइल का नाम और पाथ का नाम आ जाएगा, दोनों को क्या करो कॉन्केट कर लो। कॉन्केट मतलब पाथ के पीछे फाइल का नाम, तो पूरा फाइल तक का नाम मतलब आपके कंप्यूटर की पूरा पाथ और फाइल का नाम आपस में जुड़ जाएगा इस तरीके से कुछ, और उसको सिंपल रीड कर लो। ठीक है, तो ये इमेज कैसे रीड करना मैं ये सिखा दिया हूँ। अब अपन अपने प्रोग्राम पे आते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया था कि भाई हमारे पास में एक फोल्डर है जिसमें मैंने 5 अलग अलग क्लास की इमेजेस रख दी हैं, उन सबको मुझे ट्रेनिंग कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग नाम का प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम पे डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम कैसे बनते हैं वो भी सिखा देता हूँ। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे एक बटन होता है न्यू स्क्रिप्ट का, न्यू स्क्रिप्ट में जाओ और यहाँ पे प्रोग्राम लिख दो। ठीक है, आपको यहाँ पे बस जाके लिखना है a = 5 b = 6 या 7 ले लो और c = a + b। ये एक सिंपल मैंने प्रोग्राम लिखा। ठीक है, और इसको बस रन करूंगा तो वो बोल रहा है कि सेव करो, चलो सेव कर देता हूँ और उसको जैसे ही रन करूंगा तो वो रन हो जाएगा। कहाँ पे रन होगा? कमांड विंडो। देखो a में 5, b में 7, c में 12, ये प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाना और रन करना इज वेरी सिंपल। कैसे करते हैं फिर से बताता हूँ। बस न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने प्रोग्राम p = 90, q = 87 और लेट्स से z = मैंने लिखा p + q। छोटा सा प्रोग्राम लिखा मैंने, इसको सेव कर दिया अनटाइटल्ड 3 नाम से आने दो। और इसको मैंने को क्या करना है, यहीं पे एक बटन है रन, रन करेंगे तो यहाँ नहीं दिखेगा, वो रन होगा किस पे? कमांड विंडो पे। में 90, क्यू में 87 और जेड में 177। प्रोग्राम बनाना इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये दोनों मैंने जो प्रोग्राम बनाए अभी इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैटलैब में प्रोग्राम बनाना आपको समझ में आ गया होगा, तो मैंने भी कैसे बनाया होगा, इसमें स्क्रिप्ट पे क्लिक किया होगा और पूरा प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम का नाम मैंने लिख दिया training.m। प्रोग्राम का नाम क्या है? training.m नाम का मैंने प्रोग्राम बनाया है। तो ये training.m नाम का प्रोग्राम है। इसकी पहली लाइन जो है CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल, ये नॉर्मली आप लिख लिया करो क्योंकि आपको जब भी नया प्रोग्राम कराना है तो आपको पुराने सारे वेरिएबल को क्या करना है? डिलीट करना है। मैं बता देता हूँ पुराने वेरिएबल क्या, जैसे ये ए बी, ये जितने भी पुराने वेरिएबल है ना, ठीक है, जैसे मैंने लिखा ए तो उसको कुछ ए की कुछ वैल्यू याद है कमांड विंडो को, बी जेड, तो ये पुरानी वैल्यू से जो अभी के प्रोग्राम में अगर रिलेवेंट नहीं है या यूज नहीं है तो इसे क्या करना है? क्लियर करना है। तो मैं लिखूंगा क्लियर ऑल, तो सारी की सारी वैल्यू इस फ्रेम से हट जाएगी, वर्क स्पेस से हट जाएगी। जैसे ही कोई वैल्यू वर्क स्पेस से हटी तो अननोन हो जाएगी। ये बोला अनडिफाइंड वेरिएबल है, तो जो भी वर्क स्पेस में होता है वही डिफाइंड होता है इस कमांड विंडो पे। अगर वर्क स्पेस पे नहीं है तो डिफाइंड नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा a = 9, इधर वर्क स्पेस में भी a = 9 आ गया। अब ये a इस कमांड विंडो को रिमेंबर हो गया, जितनी बार a लिखूंगा a की वैल्यू बताएगा। बट अगर मैंने लिखा क्लियर ऑल और उसके बाद में a लिखा तो a अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को CLC मतलब स्क्रीन क्लियर और क्लियर ऑल मतलब सारे वेरिएबल कमांड विंडो से क्लियर करना है। ठीक है, और क्लोज ऑल का मतलब होता है कि अगर कोई एडिशनल कमांड विंडो या कुछ एडिशनल फिगर विगर ओपन है तो वो सारे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है UI गेट फाइल, इससे क्या होता है इमेज को अपन लेते हैं .jpg नाम की, और ये तो बस ऐसे कमेंट लिखा हुआ है कि इमेज को इनपुट कराना है। ठीक है, तो उसका नाम और पाथ आएगा, है ना, f नेम मतलब फाइल का नाम आएगा और पाथ आएगा। नाम और पाथ को अपन क्या करेंगे? कॉन्केट करेंगे और रीड करेंगे। ये अभी मैंने सिखाया था। ठीक है, UI गेट फाइल से इमेज आती है, उसके दो आउटपुट आते हैं। इमेज का जो भी इमेज आपने ली है उसका नाम आएगा, उसका पाथ आएगा, दोनों को अपन ऐड करेंगे और उसको रीड करेंगे। जब इमेज रीड हो जाएगी, IM रीड से इमेज रीड होगी इस IM नाम के वेरिएबल में। ठीक है, IM नाम के वेरिएबल में इमेज रीड हो गई।
ये भी ट्रेनिंग कैसे कराना है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर IM to BW, IM to BW का मतलब होता है कि जो इमेज कलरफुल होगी जैसी भी होगी उसका अपन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो IM to BW से क्या होगा, ये जो IM नाम का वेरिएबल था उसको मैंने यहाँ पे पास किया इस फंक्शन में, IM to BW नाम के फंक्शन में, तो वो जो इमेज है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि भाई मुझे लोकल बाइनरी पैटर्न निकालने हैं। तो व्हाट आई वांट अ बाइनरी इमेज, ठीक है, जो बाइनरी इमेज है। और फिर उसको मैंने शो किया, यहाँ पे IM शो किया और इसका नाम रखा टाइटल। ये जो IM शो से इमेज शो होती है और उसका टाइटल में लिख दिया इनपुट इमेज, मतलब ये इमेज अभी पर्टिकुलरली इनपुट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो आपने इनपुट कराया उसका क्लास बताओ, कौन सी क्लास की थी, ठीक है। तो मैंने 12 क्लास का ये प्रोग्राम बनाया, तो अपन उसको क्लास दे देंगे कि जो भी है उसका क्लास यहाँ पे बता दें, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में कुछ नहीं हो रहा है, ये इतनी लाइन में बस ये हो रहा है कि आप कोई इमेज कंप्यूटर से किसी इमेज को ले रहे हो, है ना, इनपुट करा रहे हो मैटलैब में, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हो, IM to BW के थ्रू अपन उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर अपन उसको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, और उसकी क्लास बता रहे हैं कि भाई एक क्लास 1 की है, 2 की है, 3 की, 4 की, किस क्लास की है, ठीक है। अब ये जो मेरा इमेज आया था, ये जो इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हुआ, इसके ऊपर मैंने एक और फंक्शन लगाया है, फीचर स्टैटिकल्स, ठीक है। तो ये फीचर स्टैटिस्टिकल जो है ये एक फंक्शन है जो इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर लगेगा। मतलब मैंने बताया था ना आपको कि जो भी आप इमेज ले रहे हो, ठीक है, उसके फीचर्स निकालने हैं अपने को, उन फीचर्स को ही हम क्या मानेंगे, उस पर्टिकुलर क्लास का मानेंगे, ठीक है। तो जो जो मैंने अगर कोई भी इमेज लिया तो उसके इमेज के हम फीचर्स निकालेंगे और उसको इस f नाम के वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। तो जो भी अब इमेज आई है उसके फीचर्स इस फंक्शन से निकलेंगे। ये फंक्शन क्या करता है ये भी बता देता हूँ मैं। तो ये फीचर स्टैटिस्टिकल जो आपका फंक्शन है, इससे आपके इमेज के फीचर्स निकलेंगे और इस f नाम के वेरिएबल में डालेंगे। फिर ये जो f नाम के वेरिएबल हैं, इमेजेस जो फीचर्स हैं, उन फीचर्स को मैं क्या करूंगा, एक db नाम का, है ना, मैटलैब का डायरेक्टरी या डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है। ये मैटलैब का अपन डायरेक्टरी बनाएंगे, ठीक है, db नाम की। इस डायरेक्टरी में जैसे लोड लिखा ना, तो डायरेक्टरी लोड होगी और उसमें ये जो फीचर्स है वो जाएगा, और इसके आगे सी लिखा, सी मतलब क्लास। तो ये बताएगा कि वो फीचर कौन सी क्लास के हैं, उस हिसाब से इसमें स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे इस डायरेक्टरी में हम 1 बाय 1 इन फीचर्स को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कि ये जो डीबी है, डीबी पहले एम्प्टी रहता है, ठीक है, उसमें एक एक क्लास जुड़ती जाएगी। मैं इसको पहले रन करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप इस एनवायरनमेंट में कुछ नहीं है, मैंने CLC किया, ठीक है, और ये मैंने रन किया। तो ये सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है इमेज बताओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया और ये जो पहली वाली बॉल है उसको ओपन किया, तो ये मेरे से वो बॉल को देखो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया, और उसका क्लास पूछ रहा है, तो मैंने क्लास यहाँ पे लिख दिया 1 और एंटर किया, ठीक। जैसे एंटर किया तो देखो यहाँ पे एक db नाम का डायरेक्टरी बना हुआ है, जिसमें पहले से 34 इमेजेस है, पहले से कितनी है 34 इमेजेस है। और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर अभी अपन ने जो लेटेस्ट में इमेज दी थी, उस पर्टिकुलर इमेज का ये फीचर्स आया है। एफ देखो आपको बताया था मैंने, यहाँ पे एफ जो है कैपिटल एफ वो फीचर्स निकालता है, तो उसके जो पर्टिकुलर फीचर्स है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं ऐसा टाइप कर देता हूँ एफ, ये उस पर्टिकुलर इमेज के फीचर्स निकले जो पहली वाली बॉल दी थी। अब चलो दूसरी वाली बॉल देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, ये 34 पहले से इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं पहले से, है ना। एक और इमेज को यहाँ पे ट्रेन करा देते हैं, तो मैंने फिर से रन किया, ठीक है। और मैंने इसमें से सपोज करो ये वाला एलिफेंट है, इसको क्लास 2 दे देते हैं, ठीक है। ओपन किया, ये इमेज इसकी आई और यहाँ पे मैंने लिखा 2, ठीक है। जैसे ही 2 किया तो देखो यहाँ पे 35 हो गया। क्या हो गया 35। ये बता रहा क्लास कौन सा दिया मैंने 35, पहले जो क्लास दिया 2, और ये इमेज एक और बढ़ गया। तो इस तरीके से हम डाटाबेस बनाते जा रहे हैं फीचर्स का, ठीक है। और इसके पर्टिकुलर फीचर्स जो थे वो देखें, तो वो एलिफेंट की इमेज के ये फीचर्स आए, ठीक है। तो पहले वाली इमेज के फीचर से अलग है, ठीक है। तो हर एक इमेज का अपन फीचर्स निकालते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर से एक देखते हैं, रन करते हैं। और अब मैंने यहाँ पे एक ये वाला इमेज लिया, इसको क्लास 3 दे देंगे। ओपन करते हैं,
ये बोला जाएगा क्लास कौन सा है, तो इसका क्लास 3 है। क्लास 3 दिया, इनपुट किया, ये देखो ये 36 हो गया, क्लास 3 हो गया। और इसके फीचर्स अगर अपन देखेंगे, कैपिटल F लिख के एंटर करेंगे, तो वो फुटबॉल के ये फीचर्स है। तो हर एक इमेज का अपना अपना अलग अलग फीचर निकल रहा है। कैसे निकल रहा है मैं बता रहा हूँ, बट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में यहाँ तक हमने क्या किया है, केवल इमेज लाए हैं मैटलैब में और उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट किया है और उसकी एक क्लास बताई है। फिर उसकी जो क्लास बताई है उसका एक फीचर्स निकाले, एफ में आएंगे, वो जो एफ में फीचर्स आ रहे हैं उनको उसके क्लास के साथ में, ठीक है। ये जो सबसे पीछे वाला है ना वो क्लास है, देखो आप इसमें भी देख लेंगे, ये जो 3 लिखा हुआ है ये क्लास का नाम है। ये जो 3 अपने लिखा है क्लास का नाम है। फीचर 1 है ये लोकल बाइनरी पैटर्न है, ये जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये जो है आपका मीन है और ये उसका क्लास है, क्लास 3। एक और बार देखते हैं, वही ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम फिर से बताता हूँ मैं रन करके, आप समझ जाएंगे। इसको रन किया मैंने और ये ह्यूमन फेस लिया, ठीक है। और इसका मैंने क्लास क्या रखा, क्लास 4 रखा है। यहाँ पे ये इमेज आ गया ह्यूमन फेस का, यहाँ पे इसका क्लास 4 रखेंगे, क्लास 4 रखें। ये देखो ये यहाँ पे 37 हो गया, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और इसका मैं यहाँ पे फीचर देखूंगा, तो ये फीचर है, ये क्या है उसका क्लास है, ये उसका मीन वैल्यू है, ये उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये उसका लोकल बाइनरी पैटर्न का वैल्यू है। तो उस पर्टिकुलर इमेज का ये लोकल बाइनरी पैटर्न है। जैसे हर एक इमेज का अलग लोकल बाइनरी पैटर्न आएगा, हर एक इमेज का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग आएगा, हर एक इमेज का मीन वैल्यू अलग आएगी। तो ये क्लास 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग क्लास के इमेजेस को यहाँ पे लोड करते जा रहे हैं इस पर्टिकुलर डीबी में, ठीक है। ये जो डीबी है ये डीबी, इस डीबी में देखो ये अब तक मैंने कितनी इमेजेस लोड कर दिए, 37 इमेजेस लोड कर दिए। तो ये क्लास 1 की इमेजेस है, यहाँ पे कैसे पता चल रहा है, ये जब 1 1 1 1 लिखा है ना क्लास 1 की है। फिर ये से जितनी भी क्लास 2 की इमेजेस है, ठीक है, ये क्लास 2 की इमेजेस है। ये क्लास 2 की इमेजेस के ये फीचर्स हैं, क्लास 1 की इमेजेस के ये आगे वाले फीचर्स हैं, क्लास 3 के 4 के 5 के 6 के सबके अपने अपने फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन फीचर्स के डिफरेंसेस को ही एनालाइज करते हैं रिकॉग्निशन करने के लिए। ये जो फीचर्स हैं इनके डिफरेंसेस को ही हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, डिफरेंसेस पता करने के लिए, ठीक। तो ये इस तरीके से आपका जो भी है फीचर्स जो है इस डीबी नाम के डायरेक्टरी में क्या होते जाएंगे, स्टोर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको सेव करते जाएंगे कंटिन्यूसली, देखिए अपग्रेड होता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो है कि ये फंक्शन क्या करता है ये भी देख लेते हैं, फीचर स्टैटिकल। तो ये फीचर स्टैटिकल फंक्शन भी यहीं पे होना चाहिए। तो ये देखो ये रहा फंक्शन। तो यहाँ से हम देखो, यहाँ से इमेज आती है, ये आई एम वेरिएबल, ये फंक्शन में आई एम वेरिएबल इनपुट है और इसका आउटपुट इस एफ में जा रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन इस तरीके से मैटलैब में काम करते हैं। फंक्शन का नाम, ये फंक्शन की बॉडी है ना, ये फंक्शन की बॉडी, उसमें ये फंक्शन का इनपुट वेरिएबल और ये फंक्शन का आउटपुट वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे क्या एक फंक्शन है मैटलैब का इनबिल्ट एक्सट्रैक्ट एलबीपी फीचर्स। ये मैटलैब से इनबिल्ट फंक्शन अपन ने उठाया है जो इस आईएम इमेज का लोकल बाइनरी पैटर्न निकालेगा और उसको अपराइट, मतलब एक उसमें कमांड होती है कि अपराइट हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें राइट अपराइट के फंक्शंस निकालने, पूरी इमेज के लोकल बाइनरी पैटर्न निकालेंगे और इस एलबीपी b1 नाम के वेरिएबल में डाल देंगे। फिर ये जो इमेज था, ठीक है, वो इमेज था, उसका मैंने मीन निकाला। देखो ये मीन नाम का फंक्शन है, उससे मीन निकल जाएगा और उसको m1 में डाल देंगे। ये जो im था, इसका मैंने std मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, उसको s1 में डाल दिया, ठीक है। तो मैटलैब के इनबिल्ट फंक्शन है, एलबीपी खुद निकाल लेगा, मीन वो खुद निकाल लेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वो खुद निकाल लेगा, ठीक है। अच्छा ये मीन दो बार इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि इमेजेस जो है वो 2 डायमेंशनल होती है, ठीक है। तो जब 2 डायमेंशनल कभी भी कोई मैट्रिक्स आ जाता है कहीं पर भी, ठीक है, तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अपन पाइथन में भी करते थे ना, रैंडम 2 बार लिखते थे, क्योंकि आपको रोज के लिए और कॉलम्स के लिए करना है। तो यहाँ पे मीन 2 बार अगर एक बार लिखेंगे तो केवल कॉलम का मीन निकाल देगा। स्टैंडर्ड डेविएशन भी अगर एक बार लिखेंगे तो केवल कॉलम्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देगा, ठीक है। तो m1 में मीन आ रहा है, s1 में स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है और एलबीपी b1 में क्या आ रहे थे, फीचर्स एलबीपी लोकल बाइनरी पैटर्न्स आ रहे थे। बट लोकल बाइनरी पैटर्न बहुत सारे होते हैं, तो उन सारे पैटर्न्स का अपन ने क्या करते हैं, सम करके LB1 में डालते हैं, ठीक। तो उस पर्टिकुलर इमेज के सारे लोकल बाइनरी पैटर्न का सम इस LB1 में जाएगा।
तो इस तरीके से M1, S1 और LB1 ये 3 वैल्यूज जो है इस पर्टिकुलर F में पास होंगे। ठीक है, मतलब आउटपुट में हमें इनपुट में केवल एक इमेज दे रहे हैं, बट आउटपुट में उस इमेज का हमें लोकल बाइनरी पैटर्न मिल रहा है, उस इमेज का हमें S1 मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मिल रहा है, और उस इमेज का हमें मीन मिल रहा है। 3 वैल्यूज हमें आउटपुट में मिल रही है। ठीक है, तो ये जो F है, ठीक है, इसमें 3 वैल्यूज मिल रही है। दिस इज लोकल बाइनरी पैटर्न, मैं उल्टा बोल दिया था, ये लोकल बाइनरी पैटर्न है, यहाँ से देख लेते हैं, ये लोकल बाइनरी पैटर्न है। फिर दूसरा वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये वाला मीन है। ठीक है, क्लास 4 की किसी एक इमेज के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बहुत सिंपल था, किसी भी इमेज को बस लोड करना है और उसके ऊपर 3 फंक्शन लगा दिए लोकल बाइनरी पैटर्न के, और उसके फीचर्स निकालिए। अब मैंने फीचर्स तो निकाल लिए, अब मुझे क्या करना है, फीचर्स निकाल लिए हैं, डायरेक्टरी में लोड कर दिए हैं, अब मुझे सिंपली क्या करना है, टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये टेस्ट इमेज करके मैंने फंक्शन बनाया है। ठीक है, और इस फंक्शन में भी ये मैं बता देता हूँ, ये ऊपर क्लियर ऑल मतलब पुराने सारे वेरिएबल्स को क्लियर कर देगा ये, और यहाँ पे अपने प्रोवाइड इमेज फॉर टेस्टिंग, जिसकी इमेज को टेस्ट करना है वही सेम फंक्शन लगाया, मतलब यहाँ तक के लिए जो टेस्टिंग इमेज है उस टेस्टिंग इमेज को भी लोड किया है, उस टेस्टिंग इमेज के भी फीचर्स निकाले हैं एफ टेस्ट। अब ये जो फीचर्स हैं, इन फीचर्स को हमें देखना है कि हमारा जो db वेरिएबल है ना, ये जो db नाम का जो हमारा डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी को हम लोड करेंगे, और इस डायरेक्टरी के सारे जो फीचर्स हमने निकाले थे डाटाबेस की इमेजेस से, उनसे ये जो हमारी टेस्ट इमेज है इसके फीचर को मैच करेंगे। मैच करने के बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स जो होते हैं उसको अपन ये एफ ट्रेन और सी ट्रेन मतलब ये क्लास है ना, ट्रेनिंग की क्लास है, और एफ ट्रेन मतलब ट्रेनिंग के फीचर्स है। ठीक है, तो जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी डीबी पे, उसके सारे फीचर्स इस एफ ट्रेन में आ रहे हैं, और उसकी क्लास यहाँ पे आ रही है। फीचर एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो एफ टेस्ट है, इसकी क्लास आ रही है और इसके फीचर्स आ रहे हैं। ये सारे फीचर को इन सारे फीचर से मैच करना है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इधर से मैच करते जाएंगे, और ये डिस्टेंस मतलब डिफरेंस निकालेंगे। डिस्ट का मतलब है डिफरेंस, तो जिसके साथ में मिनिमम डिस्टेंस आएगा, है ना, सारे वेरिएबल्स का जब डिफरेंस करेंगे अपन, है ना, और जिसके साथ में सबसे कम डिफरेंस मिलेगा उसको हम बोल देंगे कि वो उस पर्टिकुलर क्लास का है। सीधी सी बात है कि अगर कोई जेब्रा है और जेब्रा के हमने लोकल बाइनरी पैटर्न, जेब्रा के हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और जेब्रा की मीन वैल्यूज निकाली, तो वो कोई नए जेब्रा की इमेज के साथ में जो उनके फीचर्स हैं उसके साथ में उसका जो जेब्रा है उसका डिस्टेंस या डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा, मिनिमम। तो ये मीन फंक्शन से क्या होता है, मिनिमम, जिसके साथ में मिनिमम डिफरेंस आएगा वही हमारा फाइंडिंग होगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा। हाँ हाँ बोलो सर, इसमें जब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ निकालते हैं, हाँ वो तो सर पिक्सल वैल्यूज के निकालते हैं। हाँ, पिक्सल वैल्यूज की निकाल रहे हैं ऑब्वियसली। तो सर पिक्सल वैल्यू तो कलर बता रहे हैं ना, अगर वो ब्लैक है, व्हाइट, समथिंग ऐसे कुछ कलर है तो उसके फीचर्स कैसे सर? देखो मैं बता रहा हूँ, जो मीन वैल्यू है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, इससे किसी इमेज का पैटर्न नहीं पता चलता। ये तुम सही बोल रहे हो, मीन से केवल उसका साइज पता चलता है। मतलब अगर बहुत बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट है और एक कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो बस इतना डिफरेंस कर पाएंगे, है ना। मतलब आपकी एक इमेज है जो एलिफेंट की है ना, तो वो बड़ी सी इमेज आई है, मतलब आप उसको किसी भी फ्रेम में रखो, ठीक है, वो इमेज बड़ी आई होगी, और उसी साइज की सेम फ्रेम में आपने एक जेब्रा की इमेज रखी है तो वो छोटी आएगी। तो इससे कितना यही पता चलता है कि वो मीन के डिफरेंसेस से वो नहीं पता चलता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। लोकल बाइनरी पैटर्न ही मेन है यहाँ पे, जो पैटर्न्स देख के बता देगा कि वो किस चीज का है, हो सकता है। ठीक है, मशीन लर्निंग में लोकल बाइनरी पैटर्न जो है वो देख के ऑब्जर्व करता है। ठीक है, क्योंकि एलिफेंट के जो इमेज के जो लोकल बाइनरी पैटर्न होंगे वो जेब्रा की लोकल बाइनरी पैटर्न से अलग होंगे। तो मैं बिल्कुल सही बोला कि मीन से ये चीज बिल्कुल नहीं पता चलेगी, क्योंकि मीन मैं बोला भी था कि जब भाई मीन से हो सकता है कि टाइगर की इमेज हो या जेब्रा की इमेज है, उनके मीन सेम आ जाए, मीन सेम आ जाए। बट तुम देखो मेरे यहाँ पे जो क्लासेस हैं, ये जो क्लास देखोगे ना आप, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो एलिफेंट की इमेजेस है वो थोड़े उसका शेप अलग है, ये उसके फेस नहीं है, फुल बॉडी है।
और टाइगर की इमेजेस के फेसेस, तो इनके और इनके मीन्स में भी थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होगा, ठीक। बट इट मे बी पॉसिबल कि इस पर्टिकुलर इमेज जो इवन इमेज है और ये जो y1 इमेज है, इन दोनों के मीन सेम आ जाए, पॉसिबल है। तो हम केवल मीन के बिहाफ पे डिसीजन ले ही नहीं सकते। मीन के बिहाफ पे केवल शेप्स जो है, मतलब कितना ज्यादा बड़ा शेप है या वो है, उसके डिसीजन हो पाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन से भी इतना ही डिसीजन हो पाएगा, बट हाँ लोकल बाइनरी पैटर्न क्लासिफिकेशन करेगा, ठीक है। इसलिए लोकल बाइनरी मतलब पीपीटी में भी मैंने यहाँ पे जो है लोकल बाइनरी पैटर्न को ही लिखा है एज अ फीचर्स। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो फीचर्स नहीं है, ये केवल ऑब्जेक्ट्स के पैटर्न, मतलब ये होता है ना कि ऑब्जेक्ट की साइज को क्लासिफाई कर सकता है केवल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। लोकल बाइनरी पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्ट को क्लासिफिकेशन कर पाएगा। मतलब दो सेम साइज के भी अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, दो सेम साइज की क्लासेस हैं, ठीक है, तो उन सेम साइज की क्लासेस में भी डिफरेंशिएट लोकल बाइनरी पैटर्न कर लेगा, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ ये भी समझ में आ रहा होगा कि भाई डिफरेंस निकाल रहे हैं अपन। जो हमारे ट्रेनिंग इमेज है, ठीक है, वो सारे के सारे जो ट्रेन इमेज है और जो अपनी करंट की इमेज है उसका, उन सारी ट्रेन इमेज से हम क्या कर रहे हैं, बस डिफरेंस मतलब सबके साथ में डिफरेंस कर रहे हैं, और डिफरेंस जिसमें मिनिमम आ रहा है उसी को हम फाइंडिंग बता रहे हैं, या डिटरमाइन क्लास बोल रहे हैं कि ये कौन सी क्लास का है। चलो इसको मैं रन करके बताता हूँ। ये मैंने रन किया, ठीक है, और सपोज करो मैंने ये एलिफेंट का एक इमेज लिया जो हमारे इस डाटाबेस में नहीं था, मतलब ये ट्रेनिंग इमेज नहीं है, ठीक है। और मैं इसको जब ओपन करके देखता हूँ तो इसको करेक्टली रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्लास 2, ठीक है, क्योंकि अपन ने एलिफेंट को क्या किया था, क्लास 2 में किया था। मैं बता देता हूँ किसको कौन सी क्लास में किया था। ये जितनी भी बॉल्स हैं ये क्लास 1 है, एलिफेंट क्लास 2 है, फुटबॉल क्लास 3 है, ह्यूमन फेस क्लास 4 है, और ये जो टाइगर है वो क्लास 5 है, ठीक है। अभी अपन देखते हैं, बस 10 मिनट आप लोग और रुको तो मैं अभी इसको बता देता हूँ। लाइव कोई सा एक नया चीज देख लेते हैं, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर इसमें जितने भी एलिफेंट्स की जितनी भी इमेजेस है वो एक दूसरे से सिमिलर है, अगर मैं थोड़ी सी अलग इमेज लूँ तो नहीं डिटेक्ट करेगा? नहीं करेगा ना, देखो मैं बता रहा हूँ। अपन इंटरनेट पे जाते हैं, ठीक है, ये मैं गूगल खोल रहा हूँ। हो सकता है कि कर लें ना, इसकी एक्यूरेसी जो इस पूरे सिस्टम की एक्यूरेसी 80% ही है। मैंने लिया एलिफेंट, एलिफेंट ट्रांसपेरेंट इमेज, ठीक। तो एलिफेंट की अपन कोई सी नई इमेज लोड कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने ये वाला इमेज लोड कर लेता है ना, ये जो भी लिखा हुआ है, ये कोई नया इमेज है। ये अभी थोड़ा इंटरनेट, इसको मैं सेव इमेज कर लेता हूँ इस न्यू कोड में, ठीक है, सेव कर लिया। ये अभी देखो लाइव में मैंने इंटरनेट से निकाला है, कोई भी फोटो निकाल सकते हैं। ये क्या नाम से सेव हुआ है, एक सेकेंड इसका नाम मैं देख के आ जाता हूँ। ये 340, इसका मैं रिनेम कर देता हूँ ना, एक सेकेंड, इसको मैं ONE लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो 1 है ये अभी अपन ने लोड करी है, ठीक है। अभी मेरे डाटाबेस में जितनी भी इमेजेस हैं इन सबका साइज मैंने कितना रखा था, एक सेकेंड, इन सबका साइज है 150, शायद 150 होगा, हाँ 150 क्रॉस 150 का साइज है सारी इमेजेस का, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे जो ट्रेस्ड इमेज में लिया हूँ अभी, उसका साइज मुझे सही करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी जो मैंने अभी इंटरनेट से डाउनलोड करी इमेज, इसका साइज मैं देखता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ, तो इसका साइज है 90586, ठीक है। तो पहले साइज इसका मैच सही कर लेता हूँ। साइज सही कैसे करेंगे, मैंने लिखा कोई भी वेरिएबल p इज इक्वल टू imread, और वो जो 1.jpg एक इमेज है जो अभी अपन ने सीधे इंटरनेट से डाउनलोड करी है। इट मे बी पॉसिबल कि वो उसको अच्छा वो png है ना, jpg नहीं, क्या है png, 1.png इमेज जो है उसको अपन ने अभी इंटरनेट से डाउनलोड किया। इसको हम अपनी क्लासेस में, जो इसमें ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड इमेज नहीं है, बट ये उस टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसको मैंने रीड किया और इसको मैंने I am रिसाइज कर देता हूँ, मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ, p को
किस साइज में करना है भाई? 150 क्रॉस 150। ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा डाटाबेस की जितने भी इमेजेस हैं उनका साइज 150 क्रॉस 150 है। p को रिसाइज करता हूँ किसी q नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और ये मैंने इमेज लिया था p, उसको मैंने रिसाइज किया। रिसाइज करने के बाद में इसको I am राइट कर देता हूँ q को, जो इसका नाम ले देता हूँ टेस्ट .jpg नाम से इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। से अपन ने सेव कर दिया। अब हमें चेक करना है ये जो मेरा इमेज है कहाँ गया, ये जो test1 इमेज है ये अपने पुराने डाटाबेस की किसी भी इमेज से सेम नहीं है। ये डाटाबेस की 1 2 3 4 5 ये इमेज है तो अपने डाटाबेस में यही हमने कंप्यूटर को ट्रेन कराया, इसी के स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी का मीन और इसका ही लोकल बाइनरी पैटर्न कंप्यूटर के पास में है। अब अपन ये देखते हैं कि इसको वो क्या रिकॉग्नाइज करेगा, या ये जो TLF है ना ये भी इनमें से कोई एक नहीं है, हमने तो केवल इन्हीं को ट्रेन कराया है, ठीक है। तो ये TLF हो या ये test1 हो, इनको हमें चेक करना है। चेक करते हैं कि ये करेक्टली रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो हम टेस्ट इमेज पे जाते हैं, रन करते हैं, और कहाँ गया, ये जो test1 है ना, ये test1 है, इसको अपन ओपन करते हैं। लेट्स सी कि वो कौन सा उसका कौन सा क्लास बता रहा है। तो देखो इसने क्लास रॉन्ग बता दिया, इसको क्लास 1 बता दिया, ठीक है। इसको क्लास 1 बता दिया मतलब ये करेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है उस पर्टिकुलर इमेज को, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी केवल 80% ही है, ठीक है। ये मशीन लर्निंग बेस्ड डिजाइनिंग में यही इश्यूज है कि इसकी एक्यूरेसी 100% नहीं आती, ठीक है। क्यों? क्योंकि केवल हमने लोकल बाइनरी पैटर्न ही लिए हैं। अब लोकल बाइनरी पैटर्न के हिसाब से अगर आप रिकॉग्निशन करोगे तो कई बार रिकॉग्नाइज कर लेगा, कई बार नहीं कर पाएगा, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है। अगर आप इसके साथ में एक SVM क्लासिफायर भी अगर लगा दोगे, 2-3 मिक्स मॉडलिंग करोगे, ठीक है, तो ये इसकी एक्यूरेसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर अपन केवल लोकल बाइनरी पैटर्न और इसके हिसाब से करेंगे तो वो क्लासिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। अपन और कोई इमेज के लिए भी चेक कर सकते हैं। सपोज कर मैंने रन किया और ये वाला जो इमेज है ये जैसे TLF है, ये TLF इमेज आप लोग क्लियरली देख लो, इसको अपन देखते हैं कि इसको रिकॉग्नाइज कर पाता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो इसको क्लास 2 रिकॉग्नाइज कर लिया, क्लास 2 अपना एलिफेंट का पैटर्न है तो उसको करेक्टली रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक। तो इट मे बी पॉसिबल कि कभी वो डिटेक्ट कर ले, कभी डिटेक्ट नहीं करे, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं कि जैसे अपना ये ओबामा है ना, ये हमारे डाटाबेस की किसी भी इमेज से मैच नहीं करता। हमने कंप्यूटर को तो केवल एक ये ही 5 फेस सिखाए हैं, ठीक है, बट हम इसको इस पर्टिकुलर इमेज से मैच करने की कोशिश करते हैं। और ये ह्यूमन को जो अपन ने क्लास 3 रखा हुआ है ना, ह्यूमन को कौन सा रखा है, क्लास 1 2 3, क्लास 4 रखा हुआ, सॉरी, क्लास 3 फुटबॉल है, क्लास 4 ह्यूमन है, और क्लास 5 में किसको रखा है, टाइगर को रखा है, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर ह्यूमन फेस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं कि वो क्लास 4 रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो कई बार कर लेगा, कई बार नहीं कर पाएगा, इट मे बी पॉसिबल। मैं नया कोई सा फेस ले लेता हूँ या ह्यूमन का, है ना, ये ले लेते हैं अपन ह्यूमन फेस ट्रांसपेरेंट इमेजेस देख लेते हैं। तो यहाँ से ये 4-5 ही तो इमेज मिलती है। ये नहीं था ना, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये वाला इसको कर पाता है कि नहीं कर पाता है। इसको अपन सेव कर लेते हैं, test2 नाम से कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसको test2 नाम से करा, उसका साइज मुझे नहीं पता क्या था, तो अपन इसको फिर से रीड करते हैं, test2 देख लो आप यहाँ पे, test2 ये है, ठीक है। जो JPG इमेज है इसका साइज क्या है, इसका साइज है 225, इसको मैं 150 में पहले कर लेता हूँ, ठीक है। तो test2 को मैंने रीड किया, फिर उसको मैंने test2 को 150 पे रिसाइज किया, और इसको मैं I am राइट कर देता हूँ, ठीक है। और इस test2 को test3 नाम से राइट कर देते हैं, ठीक है। तो test3 अभी ये इंटरनेट से डाउनलोड किया, इसको अपन रिकॉग्नाइज करके देखते हैं कि इसका कौन सा क्लास दिखा रहा है ना।
तो लेट्स सी इसके लिए कौन सा क्लास दिखाएगा। ये टेस्ट 3 है, ठीक है। ये टेस्ट 2 टेस्ट 3 मतलब उसका ये टेस्ट 2 225 था, टेस्ट 3 मैंने 150 किया। क्यों किया? क्योंकि भाई आपका जो डाटाबेस में वो सब 150 इसको ओपन करते हैं तो देखो इसको क्लास 4 डिटेक्ट कर लिया है, मतलब करेक्ट डिटेक्ट कर लिया है। तो ये इस लोकल बाइनरी पैटर्न के केवल उसके भरोसे रहेंगे तो मशीन लर्निंग कई बार आपका करेक्ट क्लास डिटेक्ट कर लेगा। मतलब इसका जो मैं बताया था ना 80% पॉसिबिलिटी रहती है, अराउंड 80% कि करेक्ट रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है? केवल और केवल लोकल बाइनरी पैटर्न का। अब इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई लोकल बाइनरी पैटर्न जो है सबसे वीकेस्ट मेथड जो है वो लोकल बाइनरी पैटर्न। इसके बाद में आता है आपका एसवीएम क्लासिफायर आता है, आइगन फेसेस आते हैं, आइगन वैल्यूज आते हैं, पीसी आता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, एलडीए आता है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ठीक है। ऐसे अलग अलग मेथड्स आती है। वो सारी मेथड्स को जो अपन यूज करेंगे तो अपना जो ये जो क्या बोलते हैं एक्यूरेसी है वो और बढ़ती जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप कहीं से भी इमेज को उठा के, मैंने इंटरनेट से ही उठाई थी, आपको दिख ही रहा होंगे कि यहीं से इमेजेस को उठाया था और यहीं से उठा के उनको ट्रेन किया है, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करी है। तो 80% मैंने ये देखा कि 80% टाइम वो करेक्टली रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं जब हम केवल और केवल लोकल बाइनरी पैटर्न बेस्ड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं विथ स्टैंडर्ड डेविएशन इन मीन वैल्यूज, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इसमें और फीचर्स ले लूंगा तो और बेटर तरीके से क्लासिफाई कर पाएगा। आज जो हमने पढ़ा है ये बेसिकली, मैं इसके कोड आपको सबको शेयर कर दूंगा। कोड बहुत ही सिंपल होते हैं मैटलैब में। कंडीशन बस इतनी होती है कि मैटलैब के जितने भी कोड हैं वो एक ही फोल्डर में होना चाहिए। मतलब ये जो आपका सपोज करो कि ये जो प्रोग्राम था टेस्ट इमेज ट्रेनिंग है ना, तो ट्रेनिंग के अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है फीचर स्टैटिक, तो ये फंक्शन जो है वो इसी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इमेजेस आप कहीं से भी ला सकते हो बट ये जो ट्रेनिंग में जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो वहीं पे होना चाहिए। यूआई गेट फाइल क्या करता है ये सब कुछ मैंने आज बता दिया है। डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं ये इसी प्रोग्राम में बताया हुआ है, ठीक है। तो हम मशीन को कैसे लर्न करवाते हैं फीचर्स, है ना। आपने ये चीज तो ऑब्जर्व कर ही ली होगी कि यहाँ पे हम कंप्यूटर को इमेजेस के फीचर्स, मतलब इमेजेस के लोकल बाइनरी पैटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन लर्न करवा रहे थे। इसी प्रोग्राम को अपन अपग्रेड करेंगे विथ अनदर फीचर्स, और फीचर्स इसमें ऐड करेंगे और देखेंगे कि इसकी एक्यूरेसी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, ठीक है। चलो तो ये हो गया आज का क्लास अपना जो मशीन लर्निंग बेस्ड क्या था, मशीन लर्निंग बेस्ड सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन था, ठीक है। आप अभी इसमें क्या करेंगे बाद में कि ये जो डाटा है ना, इसमें अभी मैंने केवल 5 क्लासेस ली है, हम 10 20 30 50 क्लासेस भी ले सकते हैं और उनके बिहाफ पे इनको करेंगे चेक, ठीक। 50 क्लासेस में भी ये रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो ये देखा गया है कि अगर आप क्लासेस बढ़ाते जाओगे तो आपका रिकॉग्निशन रेट और कम होता जाएगा, ठीक है। तो रिकॉग्निशन रेट अगर कम हो तो उसके लिए आपको मेथड में चेंजेस करने पड़ते हैं कि केवल लोकल बाइनरी पैटर्न नहीं होता है, इसके आगे आता है एक्सटेंडेड लोकल बाइनरी पैटर्न, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन और अलग अलग मेथड्स आती है, अपन उन सबको अप्लाई कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। ये केवल सबसे पहला बेसिक प्रोग्राम ये था। चलो आज का हो गया, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूं और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेंगे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लो। सर साइलैब में इसको चला सकते हैं क्या? साइलैब में ये सब कुछ रन होगा बट साइलैब में नहीं। हाँ साइलैब में ये आज जो प्रोग्राम बताया ये तो रन हो जाएगा, बट इसके आगे जो हम प्रोग्राम बताएंगे नेटवर्क बेस्ड वो रन नहीं होंगे, ठीक है। मतलब इसमें तो अपन ने खुद के बनाए हुए फंक्शंस थे तो इसलिए वो रन हो जाएंगे, ठीक है। बट कल से मैं क्या बताऊंगा कि इसमें नेटवर्क कैसे जोड़ने हैं, नेटवर्क कैसे बनाए, तो नेटवर्क डिजाइनिंग और ये सब जो आपका न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह जो साइलैब सपोर्ट नहीं करता। आप अभी कॉलेज आके ले जाना ना सॉफ्टवेयर, दिक्कत क्या है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, हमेशा काम आएगा। मैटलैब बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और ये पाइथन के कंपेयर में सिंपल भी है, ठीक है। इसको समझना, इसके प्रोग्राम को समझना इज सिंपलर देन पाइथन, ठीक है। तो मेरा क्या बोलना है कि भाई अपन पहले मैटलैब पे चीजों को कर लें, फिर इन्हीं चीजों को जब पाइथन में करेंगे तो हम कंपेयर कर लेंगे और उसमें बहुत जल्दी समझ में आएगा,
हम सीधे सीधे पाइथन पे चले जाएंगे तो वो कठिन हो जाता है। ठीक है, सिंटेक्सिंग इसकी सिंपल होती है कोडिंग की। ठीक है, और इसमें एज कम्पेयर टू पाइथन बहुत सारे इनबिल्ट नेटवर्क्स हमें मिल जाएंगे जिससे हम प्रोग्रामिंग इजीली कर पाएंगे।